नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले आपको कठुआ लिए चलते हैं। और कठुआ की अगर बात करें तो डेंगू का कहर कठुआ में साफ देखने को मिल रहा है। डेंगू ने कठुआ जिले में अब पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि कठुआ में डेंगू के मरीजों का अब जो सरकारी आंकड़ा है वो 154 पहुंच चुका है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 23 नए मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसमें नकेल कसने के लिए पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। बता दें कि कठुआ में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद अब जो प्रशासन है उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। और आपको बताएं कि 154 मामले अब तक कठुआ से सामने आ चुके हैं डेंगू को लेकर। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में 23 नए मामले जो है कठुआ के वो सामने आए हैं डेंगू के। और वहीं पर स्वास्थ्य विभाग भी पूरे तरीके से तैयार है। और कठुआ का गोविंदसर और वार्ड नंबर 6 में डेंगू के सबसे ज्यादा जो प्रभावित केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि किस तरीके से जो यहाँ पर तैयारियां हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं वो भी देखना होगा। लेकिन आपको बताएं कि कठुआ में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कठुआ की बात करें हम, चाहे हम बात करें बाकी जिलों की, तो लगातार जहां पर मामलों में वृद्धि हो रही है उसके बाद जो है ये देखने को मिल रहा है कि कठुआ प्रशासन की बात करें और नगर परिषद की अगर बात करें तो नगर परिषद द्वारा फॉगिंग का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा कठुआ के गोविंदसर वार्ड से जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 और गोविंदसर से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी क्या है और क्या कुछ स्थिति है हमें कठुआ से देखने को मिल रही है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर सरबजीत ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए आइए सरबजीत से जानते हैं कि किस तरीके की जो स्थिति है वो हमें कठुआ से देखने को मिल रही है। सरबजीत, पहले मैं आपसे अस्पतालों के बारे में जानना चाहूंगी। अस्पतालों में किस तरीके की जो सुविधा है वो मरीजों को दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ब्लड बैंक की बात करें तो ब्लड बैंक द्वारा किस तरीके की जो सुविधाएं हैं और उसमें वृद्धि की गई है। और जो मरीज है, खासकर अगर हम डेंगू के मरीजों की बात करें तो उनको किस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो अस्पतालों में दिया जा रहा है। जी बिल्कुल पल्लवी, कठुआ में डेंगू जो है वो खत्म होता जा रहा है और लगातार मामले जो है वो कठुआ जिले से सामने आ रहे हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है डेंगू के मामलों का है। 23 मामले जो है पिछले कल भी सामने आए हैं। कुल आंकड़ा पार हो चुका है। वही अस्पतालों की अगर बात, लगातार मरीज भी उपचार यहाँ चल रहा है, लेकिन उपचार मात्र जो दिखावा हो रहा है, जो उपचार के नाम लोगों को सिर्फ जो है वो यहाँ पर मिल रही है। हालांकि एक छोटी पैरासिटामोल से लेकर इन लोगों को एक ट्रिप तक अपने पैसों से बाहर से लानी पड़ रही है। जिस तरह से इन मरीजों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनको कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी जा रही है। जो गरीब लोग हैं वो जीएमसी कठुआ का ही रुख कर रहे हैं, और जो लोग थोड़ा ठीक हैं, जो लोग थोड़ा पैसे वाले हैं वो लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, चाहे पंजाब के अस्पताल हो चाहे जम्मू के अस्पताल हो, उनकी ओर रुख किया जा रहा है। लेकिन लगातार जिला कठुआ में डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। 100-150 के अगर आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा वो आंकड़ा है जो सरकारी आंकड़ा है। ये आंकड़ा वो आंकड़ा है जिसमें सरकारी जांच केंद्र में इनकी जांच हुई है। हालांकि प्राइवेट जिनकी जांच हुई है या जो लोग अभी अपने घर पे बीमार हैं जिनको जांच नहीं करवाई है, आंकड़े की अगर बात करें तो आंकड़ा जो है काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट आंकड़े इसमें जो है वो शामिल नहीं किए गए हैं। लगातार जिला कठुआ में अगर 2 इलाकों की अगर बात करें, गोविंदसर और वार्ड नंबर 6 कठुआ जो जिला शहर का इलाका है, जिला मुख्यालय का इलाका है, वहां पर जो है काफी ज्यादा डेंगू के संक्रमित जो मामले वो सामने आए हैं। गोविंदसर की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय से सटा हुआ ग्रामीण इलाका, जहां से सबसे पहले मामला यहाँ से सामने आया था,
2 मौतें जहां पर हो चुकी हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा जो है मौतों का वो यहाँ पर दाखिल नहीं किया गया है। जिस तरह से प्रशासन के दावे हैं, जिस तरह से प्रशासन की अनदेखी है, ये डेंगू जो है और ज्यादा खतरनाक जो है जिला कठुआ में हो सकता है। बिल्कुल। अब वहीं पर सरबजीत, ब्लड बैंक की बात करें तो प्रशासन द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि जो पूरे तरीके से तैयारी है वो डेंगू की कर ली गई है, चाहे हम कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, क्योंकि शुरुआती दौर से जो केसेस थे उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली। लेकिन अब इस तरीके की कोई भी तैयारी देखने को नहीं मिल रही है, लोगों को जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ रही है। तो इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही सचेत रहना चाहिए था, क्योंकि हर वर्ष जो है जैसे भी बरसात का मौसम खत्म होता है, डेंगू के मामलों में यहाँ पर इजाफा होता है। क्यों प्रशासन तभी जागता है जब डेंगू के मामले सामने आ जाते हैं, उसके बाद उन घरों में, उनके घरों के आसपास जो है एंटी लार्वा स्प्रे यहाँ पर किया जाता है। क्यों समय पर प्रशासन नहीं जागता है और जब भी बरसात का मौसम खत्म होता है तभी स्प्रे क्यों नहीं शुरू किया जाता है? वही जिला प्रशासन, जिला अस्पताल की बात मैंने आपसे पहले कर दी। जीएमसी कठुआ का किस तरह का हाल है, एक पैरासिटामोल से लेकर ड्रिप को लोगों को खुद लानी पड़ रही है, जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाए हैं। जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष जो है वहां पर पहुंचे हुए थे, शशि शर्मा, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियां जो है यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। ब्लड बैंक की अगर बात करें तो वहां तक मामला जो है वो पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि जो लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जिन लोगों को ज्यादा परेशानी हो जाती है, वो खुद ही अपने तौर पर ही प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। यहीं पर अगर बात करें तो एक महिला जो है पंजाब से अपनी बेटी के घर गोविंदसर में आई हुई थी, यहाँ पे वो डेंगू संक्रमित होगी, जिसके बाद उसको उपचार के लिए जीएमसी कठुआ लाया गया। जीएमसी कठुआ में उसकी हालत जो है और ज्यादा खराब होगी, जिसके बाद उसके परिजन उसको पंजाब में ले गए और पंजाब में उपचार के दौरान उसकी मौत होगी। हालांकि उसका आंकड़ा भी जो है जिला प्रशासन के पास नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। तो जिस तरह की रवैया जो है प्रशासन की ओर से अपनाया गया है, जिस तरह से रवैया स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपनाया गया है, कहीं ना कहीं ये खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं पर सरबजीत, आखिरी सवाल ये रहेगा, नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद द्वारा क्या अलग अलग वार्ड्स में जो फॉगिंग की प्रक्रिया है वो की जा रही है या नहीं, या फिर जिस तरीके से लोगों को गाइडलाइंस दी गई है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दे, अगर कहीं पर भी गंदा पानी इकट्ठा है तो साफ सफाई रखे ताकि मच्छर वहां पर ना पनपे, तो क्या नगर परिषद द्वारा जहां पर लोगों को गाइडलाइंस दी जा रही है तो क्या उनके द्वारा इस तरीके की कोई भी तैयारियां की जा रही है और वार्ड्स में, अलग अलग वार्ड्स में जो है वो तैयारियां की जा रही है या नहीं? जी पल्लवी, सबसे अधिक परेशानी अगर बात करें तो आपसी तालमेल की सबसे ज्यादा कमी जो है वो यहाँ पर दिख रही है, और जिसकी वजह से डेंगू जो है अपने पांव यहाँ पर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग की और नगर परिषद की आपस में कोई तालमेल नहीं है। कोई केस अगर आता है तो नगर परिषद को नहीं बचाया जाता है। नगर परिषद अपने एंड पर ही लोगों को जागरूक कर रही है, फॉगिंग जो है लगातार जगह जगह की जा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ केसेस आ रहे हैं वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो एंटी लार्वा स्प्रे जो है वहां पर कर रही है। तो तालमेल की भारी कमी जो है यहाँ पर दिख रही है। हालांकि दोनों टीमें जो है, दोनों अधिकारी जो है, दोनों विभागों के साफ तौर पर उनका यही कहना है कि वो उनकी जो टीमें हैं वो लगातार फील्ड में निकली हुई हैं, वार्ड में जाकर स्प्रे किया जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर जब मामले सामने आते हैं उसके बाद ही जागरूक होता है विभाग और वहां पर जाकर स्प्रे की जाती है, वहां पर जाकर फॉगिंग की जाती है। समय पर क्यों नहीं जागा जाता, समय पर क्यों नहीं ये सारी कार्रवाई की जाती, ताकि ये डेंगू जो है ये इतना पांव ना पसार पाता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, और जिस तरीके से सरबजीत ने बताया कि अगर हम कठुआ की बात कर रहे हैं तो कठुआ में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 23 नए मामले जो हैं वो डेंगू के सामने आए, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी तरीके की कोई भी यहाँ पर जो तैयारी है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो इस बीच कितनी जरूरत की बात है कि अगर हम नगर परिषद की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो पूरी तैयारियां हैं वो उनके द्वारा लोगों को दी जाए ताकि डेंगू के मामले और ज्यादा ना बढ़े। तो चलिए, कठुआ के बाद आपको सांबा लिए चलते हैं। सांबा की अगर बात करें तो जितने भी वहां पर ऐतिहासिक स्थल है, यानी कि अगर हम प्राचीन धरोहरों की बात करें तो प्राचीन किले जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, और वहीं पर आजादी के अमृत महोत्सव और प्रशासन को विरासत की जो है अब याद आई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम प्राचीन किलों की बात करते हैं तो प्राचीन किलों की जो हालत है वो किस तरीके की है, न सिर्फ सांबा जिले की बात करें लेकिन अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो बहुत ऐसे किले हैं जो कि अपनी
हालत पर आंसू बहा रहे हैं। वहीं पर जर्जर हालत में प्राचीन किले पहुंच चुके सांबा किले में कार्यक्रम का आयोजन कर जो था पूरी औपचारिकताएं निभाई गई, लेकिन वहीं पर उसी के साथ अगर बात करें तो साल भर अनदेखी का शिकार होते हैं ये प्राचीन किले, और अब जाकर जो है प्रशासन को याद आया है। चाहे हम सांबा की बात करें, चाहे हम माहौरगढ़ के किलों की बात करें, तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये जो किले हैं इनकी हालत किस तरीके की बनी हुई है। आज तक कभी भी प्रशासन द्वारा कोई भी कदम इनकी देखरेख के लिए नहीं उठाया गया, लेकिन वहीं पर जब आइकॉनिक वीक की शुरुआत की गई तो औपचारिकताएं निभाने के लिए इन किलों की जो है रखरखाव की बात की गई, लेकिन इतने सालों से आज तक इनका रखरखाव नहीं हुआ। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं सांबा से, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। ऋषि, मैं पहले जानना चाहूंगी कि अगर हम बात कर रहे हैं सांबा के किलों की, तो साथ ही साथ जो प्राचीन धरोहरें हैं वहां की, उनकी जो हालत है उससे सब रूबरू हैं, लेकिन उसके बाद जब ये आइकॉनिक वीक शुरू किया गया और जितने भी प्राचीन किले हैं उनके रखरखाव के लिए बातचीत की गई, तो इतने सालों से जब रखरखाव नहीं हुआ तो एक हफ्ते के टेन्योर में ये जो रखरखाव है किस तरीके से होगा? देखिए, पहले भी आपको बता दें कि आइकॉनिक वीक फेस्टिवल चल रहा है। ये अच्छी बात है कि हमारी जो धरोहरें हैं उन्हें प्रमोट करने का एक प्रयास किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ हमारी जो डोगरा सभ्यता है उसको भी आगे लाने का एक प्रयास किया जा रहा है, कल्चर को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन शायद ये कुछ दिन है साल के गिने जिन दिनों पर इन धरोहरों की प्रशासन को याद आती है। मैं खासतौर पर सांबा फोर्ट को लेकर बात करूं या फिर माहौरगढ़ फोर्ट को लेकर बात करूं, तो आज अगर इनकी आप हालत जाकर देखेंगे तो जर्जर हालत इनकी हो चुकी है। ये जो माहौरगढ़ फोर्ट है, ये तो मात्र एक सिर्फ इसका अगला अंश जो है वो बचा हुआ है, जो मुख्य द्वार है वही बचा है, पूरा किला खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं प्रशासन से लोग गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, टूरिज्म विभाग से लगाते हैं गुहार कि कम से कम जो अगला हिस्सा है, अगला अंश है, इसे ही बचाया जाए, तो एक आप ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छी उभर कर सामने आएगी। और ये जम्मू खित्ते की आप ये कह सकते हैं कि हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसके ऊपर आज भी काम करना बाकी है। वही सांबा फोर्ट को लेकर बात करें तो सांबा फोर्ट में भी हाल यही है कि जब 15 अगस्त का दिन होता है या 26 जनवरी का दिन होता है या दीपावली का दिन होता है, तो इस किले में लाइटिंग की व्यवस्था करके इसे सजाया जाता है, लेकिन मात्र सिर्फ 3 दिन साल के, पूरा साल जो है वो इस किले के बारे में नहीं सोचा जाता। हालांकि कुछ फंक्शन यहाँ पर जरूर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस जगह को देखकर, लेकिन इसका जो रखरखाव है उसे कहीं ना कहीं रखरखाव करने में प्रशासन नाकामयाब साबित हुआ है। और उसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि जरूर पैसा यहाँ पर लगाया गया, खर्च किया गया पैसा, लेकिन जो उसका आउटर हिस्सा है उसके ऊपर जरूर प्रशासन ने तवज्जो दी होगी, लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब खंडरात में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर वक्त पर इन धरोहरों को नहीं बचाया गया तो हम अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन जो होगी, उसे अपनी डोगरा सभ्यता के बारे में, डोगरा विरासत के बारे में या इन हेरिटेज प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बताएंगे। क्योंकि आज हम इतिहास में पढ़ते हैं और हम देखते भी हैं, लेकिन शायद आने वाले दिनों में जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं ये पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी। लेकिन हमने इसको लेकर कल, जिस तरह से आइकॉनिक वीक फेस्टिवल का कल आखिरी दिन था जिला सांबा में, और ये कार्यक्रम सांबा फोर्ट पे रखा गया था, और हमने डीसी सांबा से वहां पर बात की कि पर्टिकुलर दिन जो है वो चूज किए जाते हैं इनके अब इनको सजाने के लिए, लेकिन पूरे साल भर में ये इसको लेकर कहीं ना कहीं आंखें मूंद ली जाती है। तो उनका साफ तौर पर कहना था, मैं खासतौर पर मैं दाद दूंगा डीसी सांबा और राधा गुप्ता जी की, जिस तरह से वो इनिशिएटिव लेकर काम कर रहे हैं, तो उनका जो आश्वासन हमें मिला है कि अपने टेन्योर में वो रहते हुए यहाँ पर इस सांबा फोर्ट का जो है वो रखरखाव अच्छे से करेंगे। डीपीआर तैयार की जा रही है और उम्मीद करेंगे कि जो डीपीआर तैयार की जा रही है उस डीपीआर को आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा और यहाँ पर इसको मेंटेन किया जाएगा, इसे बचाया जाएगा, क्योंकि हमारी ये विरासत है, राजा महाराजाओं की विरासत है। तो अगर हमें इसे नहीं बचाएंगे तो फिर आगे इतिहास में क्या हम पढ़ेंगे। तो इसको बचाना मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हम टूरिस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत से फंड्स आते हैं कि अगर जम्मू के अलग अलग जिलों की बात करें तो उनको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए, क्योंकि प्राचीन धरोहरें बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ सांबा की बात करें, रियासी की भी बात करें तो रियासी में भी बहुत सी ऐसी जो है वो प्राचीन धरोहरें हैं, लेकिन ये फंड्स जब यूटिलाइज नहीं होते प्रॉपर तरीके से तो इसको लेकर एक प्रॉपर एक्शन कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि अगर हम तस्वीरें भी देखते हैं तो आज माहौरगढ़ किले की बात करें या फिर सांबा किले की बात करें, जो तस्वीरें वो साफ बता रही हैं कि इतने सालों से कोई भी रखरखाव इन किलों का नहीं किया गया। तो अगर फंड्स रिलीज किए जाते हैं तो यूटिलाइजेशन क्यों नहीं होती? अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है तो एक्शन कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती? ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी है यहाँ पर।
देखिए बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बता दूं कि सांबा फोर्ट को लेकर जब भी लोगों ने आवाज उठाई है, प्रशासन के कानों तक ये आवाज पहुंचाई है, तो उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर आकर दौरा किया और इसको लेकर भी यहाँ पर एक डाटा तैयार किया गया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें लाने की जरूरत है। और जो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा है उन्होंने भी कुछ फंड्स यहाँ पर जरूर यूटिलाइज किए हैं, जिसको लेकर मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जो आउटर इसका हिस्सा है उसे सजाने का, उसे मेंटेन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन शायद अगर टूरिज्म विभाग चाहता है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटक यहाँ पर आए और इस टूरिस्ट सर्किट को जो वो एक चार चांद लगाया जाए। मैं खासतौर पर टूरिस्ट सर्किट का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें माहौरगढ़ फोर्ट आता है, सांबा फोर्ट आता है, पुरमंडल उत्तर बैनी इलाका हमारा आता है, तो चिची माता इलाका जो हमारा मंदिर है, तो ये एक टूरिस्ट सर्किट बन जाएगा। लेकिन शायद टूरिज्म विभाग की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म को हम जरूर नाम देते हैं, लेकिन शायद जम्मू की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन्हें कहीं ना कहीं आज भी एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। वो आज भी हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो सामने आती है। लेकिन शायद अगर यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं को लेकर बात करें तो वो जरूर इनको एक्सप्लोर करती हुई नजर आती है, लेकिन फंड्स किसने लगाने हैं? वो प्रशासन ने लगाने हैं। चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा हो, चाहे डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म हो या फिर जिला प्रशासन सांबा हो, इन्होंने मिलकर काम करना है, फंड्स की व्यवस्था करवानी है और इन्हें अपनी धरोहरों को बचाना है। शायद अगर आज नहीं बचा पाए तो आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों से ये नाम, ये जगहें लुप्त हो जाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और ऋषि हमारे साथ सांबा से जुड़े थे और तस्वीरें साफ बयां करती है कि अगर हम बात करें सांबा किले की या फिर माहौरगढ़ किले की तो क्या कुछ हालत बन चुकी है इन किलों की। लेकिन वहीं पर आइकॉनिक वीक के तहत इन किलों के संरक्षण को लेकर जो कदम है वो उठाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं हम किश्तवाड़ की। हाल ही फिलहाल में जो बारिश हुई उससे काफी ज्यादा किसानों को जो था वो नुकसान पहुंचा था। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें पिछले हफ्ते हुई बारिश से, जहां पर कहीं पर खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर आपको बताएं कि जो केसर उत्पादक है उनका कहना है कि इस बारिश की वजह से उनको काफी राहत पहुंची है और किश्तवाड़ जिले के कई इलाकों में अब केसर की खेती शुरू हो गई है और साथ ही साथ धान, सब्जियों और फलों की फसल बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए, अगर हम बात करें किश्तवाड़ की तो किश्तवाड़ में कुछ जगह किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है और कुछ जगह गम नजर आ रहा है। जो किसान केसर की खेती करते हैं उनका कहना है कि उनको इस बारिश से काफी राहत पहुंची है। लेकिन वहीं कुछ किसान ऐसे हैं जो कि सब्जियों की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं और फलों की खेती करते हैं। उनका कहना है कि ये जो पिछले हफ्ते बारिश हुई उनसे उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। लेकिन वहीं पर अब बात करते हैं कि अब किसानों को लेकर किस तरीके के कदम उठाए गए हैं। लेकिन वहीं पर पहले हम केसर की खेती के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए अजय की तरफ रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। अजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि केसर की अगर हम खेती की बात करते हैं तो केसर की खेती अब जो है वो शुरू कर दी गई है, तो किसानों का क्या कुछ कहना है कि जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है उनसे उनको कितने हद तक राहत पहुंची है? देखिए पल्लवी, ये सीजन है, हर साल इसी मौसम सीजन में केसर की पैदावार होती है। दीपावली के आसपास फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और जो भैया दूज होती है तो फ्रेश केसर के फूल से ही तिलक किया जाता है। लेकिन जो 2-3 महीने से किश्तवाड़ में सूखे सी स्थिति थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो कई केसर जो गुठलियां होती हैं केसर की वो भी अपने लगा नहीं पाए थे। और जबकि ये बारिश पड़ी है, कुछ राहत जरूर मिली है। पूरी तरह से लोग सेटिस्फाइड तो नहीं है क्योंकि 3 महीने के सूखे के बाद ये बारिश आई है और जिन्होंने बीज भेजा था तो उनके कहीं ना कहीं केसर के फूल निकलने शुरू हो गए हैं। बेशक वो उतनी बड़ी फसल तो नहीं है, लेकिन जो लोगों में डर था कि बारिश नहीं होगी और जो बिल्कुल ही केसर नहीं निकलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। यहाँ मैं आपको बताते चलूं कि किश्तवाड़ के हजारों परिवारों के लिए ये एक इकोनॉमिक स्थिति सुधारने का बेहतर तरीका है क्योंकि कॉस्टलीस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है। कई परिवार इस पर जुड़े रहते हैं, पूरे साल इसका इंतजार करते रहते हैं और पूरा खर्चा जो परिवार का है इस पे चलता है। लेकिन कई सालों से अब ये गिरावट आई है इसकी फसल में क्योंकि कई कारण इसमें रहे हैं और इस बार जो सूखा रहा है तो वो भी एक इसमें ऐड हुआ है कि इस कारण फसल कम होने की ही आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल यही खुशी चेहरों पे देखी जा रही है कि जो सूखे से लोगों को राहत मिली है और जो केसर के फूल अब धूप निकलने के बाद निकलना शुरू हो गए हैं
तो कहीं ना कहीं राहत किसानों के चेहरों पे देखी जा रही है। वहीं पर अजय हम बात करेंगे उन किसानों की जो कि धान की फसलें लगाते हैं, सब्जियों की फसलें लगाते हैं, तो उनका ये कहना है कि इस बारिश की वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा गया हो जिन्होंने उनके नुकसान का जायजा लिया हो, उनको आश्वासन दिया हो कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, जो भी ये फसलें जिनको नुकसान पहुंचा है, जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, ये खबर हमारे पास पहुंची कि उन्होंने अप्रोच किया है प्रशासन की तरफ और अपनी तरफ से कुछ सूचियां भी बनाई जा रही हैं। लेकिन जैसे हमने पहले देखा है कि लिस्ट बनती है, बाद में होता कुछ नहीं है, एक टाइम गुजारने की बात होती है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। ऑन ग्राउंड देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन आश्वासन जरूर मिले हैं कि जो ऊपर से निर्देश होगा उसके आधार पर ही काम होगा। लेकिन जो ये केसर वाली बात मैं अगर करूं तो यहाँ पर लोगों को कई आश्वासन कई सालों से दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ पर भी कुछ वैसी ही स्थिति है जैसी धान या दूसरे फसलों वाले किसानों की है। तो कहीं ना कहीं जो वादे हैं वो अभी वादे ही रहे हैं, हकीकत में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम भी यही उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले में कहीं ना कहीं सरकार जागेगी और किसानों को जरूर कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल अजय, मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम सैफरॉन की बात करते हैं, यानी कि केसर की बात करें, तो इस केसर की जब पूरे की खेती की जाती है तो उसके बाद इसको जो बाजार तक पहुंचाने में किसानों को कितने हद तक दिक्कतें आती हैं? ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम इसको कह सकते हैं जी। कोई मार्केटिंग सिस्टम, खासकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बात करूं, यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बना हुआ है। लोकल व्यापारी हैं वही खरीदते हैं और बाद में वही अमृतसर या दूसरी मंडियों में जाके बेचते हैं। किसान के हाथ वही मिलता है जो स्थानीय व्यापारी उसको देता है। कई लोग तो ऐसे व्यापारी हैं जिनसे उधार में किसानों ने पैसा उठाया होता है और क्रॉप निकलने के बाद वो केसर बेचते हैं और उधार कटता है उनका। तो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सिस्टम से यहाँ सिस्टम चल रहा है। और आज की डेट में 10 ग्राम की कीमत बताई जा रही है 2000 के आसपास है, यानी कॉस्टलेस एग्रीकल्चर क्रॉप होने के बावजूद सरकार इस तरफ खासकर किश्तवाड़ में लोगों का ये आरोप है कि घाटी में जिस तरह से पांपोर को लेके जहां केसर होता है, कई स्कीमें वहां पर चल रही हैं, केंद्र वहां पर सेफ्रॉन पार्क घोषित कर चुका है, कई काम चाहे इरिगेशन के हो दूसरे हो वहां पर किए गए हैं, लेकिन किश्तवाड़ को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने के आरोप लगते रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जो कि किश्तवाड़ से जुड़े थे। और अगर हम बात कर रहे हैं बारिश की, तो हाल फिलहाल हुई बारिश की वजह से जहां पर कुछ किसानों का ये कहना है कि उनको काफी नुकसान हुआ है, वहीं पर अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के जो किसान हैं जो कि केसर की खेती करते हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लापरवाह व भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार की इस कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कपिल सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस आरएसएस से उस नेता के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई जिसका जिक्र हाल ही में पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने किया था। उन्होंने सवाल किया है कि छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सरकार क्या साबित करना चाहती है। वहीं पर प्रदेश भाजपा ने सरकार की इस कार्यवाही का स्वागत भी किया है। भाजपा के मुताबिक इन लोगों ने गरीबों को लूटा था और आज सरकार गरीबों की पाई पाई का हिसाब इन लोगों से ले रही है। करप्ट अधिकारियों को और जो अधिकारी ठीक से अपना काम नहीं करते हैं उनको जबरन रिटायर्ड करना अच्छी बात है। ये सरकार द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है, लेकिन सरकार ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके करप्ट एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई कर रही है और उनको जबरन रिटायर्ड कर रही है, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और मैं आपको ये याद भी दिलाना चाहता हूं और एलजी साहब को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि आरएसएस के वो बड़े अफसर कौन हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी।
उस अधिकारी को अभी तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया, और ये छोटे अधिकारियों को निलंबित करके सरकार क्या साबित करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले उस आरएसएस के बड़े अधिकारी को आइडेंटिफाई किया जाए और उसे निलंबित किया जाए। जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के 8 आरोपियों को उनकी सेवाओं से निलंबित कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि 370 की आड़ में जिन लोगों ने यहां पर लूट खसूट बचाई थी, जिन नेताओं ने इनकी मदद की थी, ये सभी के सभी वो सरकारी शाह नौकर हैं जिन्होंने अपनी जो पोस्टें हैं वो भी बैकडोर अपॉइंटमेंट से ही प्राप्त की थी, और जिन्होंने इनको ये नौकरियां दी वो नेता भी भ्रष्ट हैं, तो काम करने वाले भी भ्रष्ट हुए। इन सब ने मिलकर गरीब आवाम का पैसा लूटा है, और आज जब इनसे एक एक पाई पाई का हिसाब किताब लिया जा रहा है कि कहां पर गया वो पैसा जो एक आम आदमी के लिए था, तो इनको मिर्ची जरूर लगेगी, और उन नेताओं को भी मिर्ची लगेगी जिनकी खुद की वालिदा से आज पूछा जा रहा है कि आपके पास अनअकाउंटेबल मनी कहां से आ रहा है। तो आप समझिए कि 370 का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ, आज एक आम आदमी को हुआ, या इन भ्रष्टाचारी नेताओं को हुआ, या इन भ्रष्टाचारी अफसरशाहों को हुआ। इसीलिए ये सारे का सारा जो गैंग है, कभी किसी नाम से कभी किसी और नाम से 370 की मुखालफत करता है। जम्मू में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू के इलाज की कोई भी दवा नहीं है और एहतियातन बरतने से इससे बचा जा सकता है। उनका कहना है कि डेंगू का मच्छर रुके हुए पानी में पनपता है और लिहाजा लोगों को इस बाबत पूरा ध्यान रखना चाहिए। उधर नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी भी डेंगू से लोगों के बचाव के लिए फ्रंट फुट पर आ गई है। तो इसमें हमको जो पीछे से गाइडलाइंस भी आती हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम से, वो भी यही कहती हैं कि आपने प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स लेने। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए एंड यू हैव टू टेल द पब्लिक कि इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स आर ओनली इम्पोर्टेंट, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल में, जिसकी वजह से ये हम डिजीज ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में ऊपर देखिए, टैंकियां खुली तो नहीं है, आप देखिए रूफटॉप गटर्स जो हैं वो ब्लॉक तो नहीं है, उसमें पानी रेन वाटर कलेक्शन हो जाता है, या आप ऐसे कोई बर्तन बाहर रख देते हैं उसमें पानी कलेक्ट हो जाएगा रेन वाटर। टायर्स है उसका पानी बाहर ही नहीं निकलता, कूलर्स हैं उनमें पानी भर, तो दैट इज अ ब्रीडिंग साइट फॉर एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो, जिसकी वजह से ये डेंगू होता है। स्प्रे करने की उसके लिए भी हमने मैटर टेकअप किया है डायरेक्टर हेल्थ के साथ। उसका जो केमिकल, मेरा तो यही था कि केमिकल बाड़ों में आ जाता और बाढ़ के अंदर जो हमारे पास पंप्स पड़े हैं सभी बाड़ों में, और वहां पे जैसे कोविड पीरियड में हमने एरियाज में स्प्रे वगैरह की थी, ऐसा हो सके। लेकिन कल ही मेरी बात हुई हेल्थ अफसर के साथ, क्योंकि जो केमिकल हमें हेल्थ वाले दे रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस केमिकल है। अगर थोड़ी सी उसकी मात्रा कहीं मुंह पे लगने से किसी का जान माल का नुकसान हो सकता है। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं, उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं डलनी चाहिए कि किसी को नुकसान हो। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।